उस 80 साला बुढ़िया के बारे में मोहल्ले में अजीबो गरीब कहानियां गर्दिश कर रही थीं। खाला साबरा का ख्याल था कि माई पंखी बंजारन है और ये किसी शहरी बाबू के इश्क में मुब्तला होकर अपना कबीला छोड़ आई और बाद में वो शहरी बाबू इसे छोड़कर चलता बना। पनवारी शौकत माई पंखी का ताल्लुक कोलकाता से जोड़ता और थिएटर में काम करती थी। गर्दिशे ज़माने ने उसे लाहौर पहुंचा दिया और नाई मुश्ताक का ख्याल था कि यह बंगालन ज़रूर है, लेकिन इसका ताल्लुक शाही महल्ले से था और अपने वक़्त की बेहतरीन रकासा थी। फिर वक़्त ने उसे किनारे लगा दिया और किसी का ख्याल था कि यह जादूगरनी है। जी दोस्तों, पेश खिदमत है अनवार अलाइगी का नया अनोखा और क़यामत खेज़ सिलसिला मस्कन। ठीक है रानी जी, जो हुक्म आपका, पर झाड़ू किधर है? शत्तू हलवाई ने अंधेरे में इधर उधर देखते हुए कहा। अंधे उधर को देख कोने में और माई पक्खी ने डांटा तो उसकी आंख खुल गई और कोने में खड़ी झाड़ू से साफ नजर आने लगी और तेजी से आगे बढ़कर उसने झाड़ू उठा ली और जल्दी जल्दी सहन में झाड़ू लगाने लगा और माई पंखी चारपाई पर बैठ गई। तारीक रात, सहन में घोर अंधेरा और उसमें दी जाने वाली झाड़ू की खिस और अजब फिजा थी इस वक्त घर की। अभी झाड़ू दी जा रही थी कि एक और शख्स घर के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और एक नारा मस्ताना लगाया, रानी जी की जय। ओ गुरुमल, चल छिटकाव का जल्दी। और माई पंखी ने उसे देखते ही हुक्म सादर किया। गोरुमिल तेज तेज चलता हुआ माई पंखी के पास पहुंचा, उसके पांव छुए और फिर नलके की तरफ बढ़ा। उसने पूरा नलका खोलकर बाल्टी में पानी भरा और इतनी देर में शत्तू हलवाई ने अपनी झाड़ू मुकम्मल कर ली। उसने झाड़ू जहां से उठाई थी वहीं रखी और चारपाई के एक पाए के साथ बैठ गया। गोरमिल ने अभी डोंगे से सेहन में छिड़काव शुरू किया था कि सेहन में छन छन की आवाज़ आई। रिंकल आई और माई पंखी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा और रिंकल पाँव में बंधे घुंघरू छनकाती हुए अंदर आई और वह काले कपड़ों में मलबूस थी। सेहन में अंधेरा होने के बावजूद इत्मीनान से चलती हुई माई पंखी के पास पहुंची। उसने माई पंखी के घुटनों तक हाथ हिलाया और खामोशी से चारपाई की पैंती पर बैठ गई। रिंकल के आते ही गोरुमिल ने छिड़काव रोक दिया और उसके चारपाई पर बैठते ही फिर से अपना काम शुरू कर दिया। पूरा सहन गीला करने के बाद गोरुमिल शत्तू हलवाई के बराबर ईंटों के फर्श पर बैठ गया और उसने ज़मीन के गीले होने की भी परवाह ना की। रिंकल माई पंखी मुखातब हुई तो रिंकल ने उसकी तरफ आंखें उठाई पर बोली कुछ नहीं। जा रसोई में जाकर जल मसान देख ले, और मैंने चढ़ा तो दिया था, माई पंखी ने हदायत दी। रिंकल एक लफ्ज़ बोले बगैर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई और चूल्हे पर मिट्टी की हंडिया चढ़ी थी। आग रोशन थी और लकड़ियों से निकलने वाले शोले हंडिया को ऊपर तक अपनी लपेट में लिए हुए थे। रिंकल ने लकड़ियां बाहर खींचकर आग काबू में की और कपड़े से पकड़कर हंडिया पर रखे ढक्कन को उठाया और ढक्कन को उठाते ही बदबू का शदीद भभका बरामद हुआ। रिंकल ने गहरी सांस लेकर उसे खुशबू की तरह अपने अंदर उतारा और वहीं से बोली, रानी जी जल पक गया, फिर आग बुझा दे। माई पंखी ने जवाब दिया और मुड़कर गोरुमिल को देखा और उसे मुखातब हुई, गोरू, और वह तेरी लगी सगी नहीं आई? रानी जी सुरीली बात की बात कर रही हैं? और गोरुमिल ने बड़े इत्मीनान से पूछा। हाँ, माई पंखी ने जवाब दिया, वो मेरी लगी सगी कब है और बेहतर कोशिश करता हूँ पर वो घास ही नहीं डालती। गोरुमिल के लहजे में बड़ी हसरत थी। और रानी जी आप कुछ कर देना। गोरू, वो बहुत बड़ी पावर की औरत है और वो तेरे बस की नहीं, माई पंखी ने हंसकर कहा। और इससे कबल के गोरू कोई जवाब देता, सुरीली अंदर दाखिल हो गई और सुरीली का असल नाम अजरा डेविड था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए माई पंखी उसे सुरीली कहती थी। रानी जी गुड नाइट। अजरा ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया और माई पंखी के घुटनों को हाथ लगाकर रिंकल के पास बैठ गई। सुरीली आज कुछ सुनाएगी? माई पंखी ने पूछा। रानी जी आप जो हुक्म दें सुना दूंगी। और अजरा डेविड ने सआदतमंदी से जवाब दिया। अच्छा फिर ज़रा हाजिरी पूरी हो जाए फिर बताती हूँ क्या सुनाना है, माई पंखी ने कहा। और माई पंखी ने इस पार्टी में शरीक होने वालों के अजीबो गरीब नाम रखे हुए थे और ये मजलिस हर माह अब मऊस की रात को मुनक्कद होती और यहाँ आने वाले ज़्यादातर काले जादू के माहिर थे और ये हर माह यहाँ आकर अपने अपने तजर्बात बयान करते और माई पंखी से रहनुमाई हासिल करते। उनमें कुछ लोग नए खिलाड़ी भी होते थे और माई पंखी उनकी उंगली पकड़कर स्याह रास्ते पर चलना सिखाती। यहाँ आने वालों में एक जोड़ा भी शामिल था और नाम तो उनका रेहान और शाहद था,
लेकिन माई पंखी ने उनका नाम गुली डंडा रखा हुआ था और रेहाना लंबे कद की थी जबकि शाहद छोटे कद का, और उन दोनों ने लोगों के मसाइल के लिए एक आस्ताना बना रखा था जहां वो बैठकर मजबूर इंसानों को लूटते। माई पंखी नीली नामी ख्वाजा सरा को आई उई कहती थी और उसके बारे में माई पंखी की राय थी कि अगर उसी तरह इस्तकामत से शैतानी अमल सीखता रहा तो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ जाएगा। अब लोग तेजी से आ रहे थे और गुली डंडा आई उई अंधेरे रात चमक चलो और ना जाने कौन कौन, और यहाँ आने वालों पर कोई पाबंदी ना थी। पुराने लोगों के साथ नए लोग भी आ जाते और देखते ही देखते मकरू चेहरों से पूरा सहन भर गया। माई पंखी ने दरवाज़ा बंद करने का हुक्म दिया और गोरू मिल उठा। उसने दरवाज़ा बंद करके पत्थर लगा दिया और अपने जगह पर आकर बैठ गया। माई पंखी के इशारे पर रिंकल निकल आई और उसने डोंगे में जल मसान भरा और अजरा डेविड के हाथ में दे दिया। अजरा ने वहां मौजूद हर शख्स को एक एक घोंट पिलाना शुरू किया। इस बदबूदार मशरूब को जो भी पीता उसके अंदर का शैतान जाग उठता। जल मसान के बाद एक एक करके अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात उन पुख्ता कार शैतानों ने बयान करना शुरू की और माई पंखी ने हर एक को अपनी हदायत और माहराना मशवरों से नवाजा। अभी यह शैतानी समारोह इख्तिताम पजीर होने वाला था कि किसी ने बड़े ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और माई पंखी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और ये अजीब अंदाज की दस्तक दी और गले में शोर भी सुनाई दे रहा था और भाग दौड़ मची हुई थी। माई पंखी अभी अंदाज़ा ही लगा रही थी कि बाहर कौन लोग हैं। इतने में आवाज़ आई कि पुलिस आई है, दरवाज़ा खोलो। पुलिस और माई पंखी ने हैरत से दोहराया और उसके वहमो गुमान में भी ना था कि पुलिस उसके दरवाजे पर भी आ सकती है। रानी जी, पुलिस यहाँ क्या करने आई है? रिंकल और अजरा डेविड उसके करीब सिमट आई। माई पंखी इसका बाद जवाब देने की बजाय किसी कमांडर की तरह एक्शन में आ गई और उसने छत पर मौजूद अंजू की तरफ तवज्जो की और बगैर होंठ हिलाए हुक्म दिया, अंजू इसे रोक। और अंजू ये हुक्म सुनते ही फौरन खड़ी हो गई। उसने छत से दीवार की मंडेर पर छलांग लगाई और वहां से जरकंदे भरती दरवाजे की तरफ आई और उन पुलिस वालों पर छलांग लगा दी जो दरवाजे पर खड़े कुआड़ खोलने की कोशिश में थे। अंजू ने चश्मे जून में एक के मुंह पर पंजा मारा और दूसरे की गर्दन पर खरोंचा लगाया और दोनों पुलिस वाले घबराकर पीछे हट गए। इस नागहानी आफत से उन्हें बौखला कर रख दिया और वो पीछे खड़े सिपाहियों पर गिरे तो सब इंस्पेक्टर दिलदार बख्श ने उन पर टार्च डाली और गुस्से में पूछा, वही क्या हुआ? साहब जी, किसी चीज़ ने पंजा मारा है, एक सिपाही ने कहा। और सब इंस्पेक्टर बख्श ने जब टार्च की रोशनी में दोनों के चेहरों का मुआयना किया तो दोनों को जख्मी पाया और एक की गर्दन से कान तक खून छिलक रहा था और तो दूसरे के गाल पर खून की लकीरें मौजूद थी और अंजू अपना काम करके जा चुकी थी। ओए तोड़ दो दरवाज़ा, दिलबार बख्श ने हुक्म दिया और माई पंखी को बस इतनी ही मोहलत दरकार थी। और जब उसने दरवाजे को बुरी तरह हिलते हुए देखा तो दरवाजे की तरफ बढ़ी और इससे कबल कि वो खुद दरवाज़ा खोलती पत्थर सीख चुका था और एक कबाड़ खुलते ही पुलिस वाले सैलाब के रेले के अंदर आ गए। दरवाजे के सामने माई पंखी किसी मुजस्मे की तरह इस्तादा थी और घुप अंधेरे में माई पंखी के चेहरे पर रोशनी पड़ी तो चंद लम्हों के लिए दिलदार की समझ में ना आया कि उसके सामने कौन खड़ा है और काले लिबास में माई पंखी अंधेरे का हिस्सा थी और फिर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो सामने वाले को खौफ में मुब्तला कर देती थी। ओए रब नवाज, देख कोई जान ना पाए, दिलदार ने चिल्लाकर कहा। सर जी, आप फिक्र ना करें। और रब नवाज अपने चेहरे पर होती जलन की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ा और दिलदार बख्श माई पंखी का जायजा लेने लगा। ये मकान कितना बड़ा था और 2-4 मिनट के बाद रब नवाज पूरे मकान की तलाशी लेकर आ गया और बोला, सर जी, घर में तो चिड़िया का बच्चा भी नहीं है और ये कैसे हो सकता है? और दिलबार बख्श ने माई पंखी के चेहरे पर नजर डालते हुए कहा, ओ काली माई, किधर गए जुवारी? और हमें पता चला है कि तू जुए का अड्डा चलाती है। ओए काका, तुम्हें गलत फहमी हुई है और मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। तू ज़रा मेरी उम्र देख और अपना इल्ज़ाम देख। और माई पंखी ने बर्दबारी से कहा, अच्छा। दिलदार बख्श ने एक मरतबा फिर उसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया और उसने बड़े मुजरम देखे थे लेकिन माई पंखी उसके गले से नहीं उतर रही थी। वो रब नवाज से मुखातब हुआ, तो ज़रा इस काली माई का ध्यान रख, मैं खुद घर का जायजा लेता हूँ। दिलदार बख्श ने घर का चप्पा चप्पा देख डाला लेकिन घर में बंदा बशर तो दूर की बात है, कोई मशकूक चीज़ भी ना मिली। और रब नवाज, तुम्हारी रिपोर्ट कच्ची निकली। दिलदार बख्श ने माई पंखी के सामने खड़े अपने मातहत रब नवाज से मुखातब होकर कहा, सर जी, मेरी रिपोर्ट पक्की है। रब नवाज ने पूरे एतमाद से कहा, और यहाँ मशकूक लोगों का आना जाना है।
चलो फिर उठाओ इस माई को, थाने ले चलो। और दिलदार बख्श हुक्म देता हुआ बाहर निकल गया। चल माई मेरे साथ, रब नवाज बोला। मेरा क्या कसूर है, माई पंखी ने पूछा। अपना कसूर तो खुद ही बताएगी, और पता नहीं तुझे बुढ़ापे की क्या सूझी है। और रब नवाज ने उसकी कलाई पकड़ी और खींचता हुआ बाहर ले चला। काका मेरा हाथ छोड़ दे, माई पंखी ने कहा, और देख मेरी बात सुन। और माई अब तेरी बात सुन चाह थाने चलकर सुनूंगा। रब नवाज उसकी कलाई पकड़े दरवाजे तक ले आया। 1 मिनट मेरी बात सुन ले, माई पंखी ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। चल बोल, कुछ पैसे वैसे की पेशकश करना चाहती है तू? और रब नवाज हंस कर बोला, नहीं, मैं तुझे एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर तेरी सिटी गुम हो जाएगी। और तेरी रिपोर्ट तो कच्ची निकली, अब तू मुझसे अपने बारे में पक्की रिपोर्ट सुन। और माई पंखी ने यह बात कुछ इस अंदाज में कही कि दिलदार बख्श गाड़ी में बैठता बैठता रुक गया और वापस पलट आया। हैं? और माई तू पुलिस वालों की भी बाप निकली? और रब नवाज जरा इसकी रिपोर्ट तो सुन, अगर पक्की निकले तो इसे अपना मुखबर बना लेना। और दिलदार बख्श तफरीही मोड में आ गया। ठीक है सर जी, रब नवाज ने कहा, और फिर माई पंखी से मुखातब हुआ। चल माई अपनी रिपोर्ट पेश कर, पहले मेरा हाथ छोड़। ये ले। और रब नवाज ने उसका हाथ छोड़ दिया। और भागने की कोशिश मत करना। मैं बुढ़िया कहाँ भागूंगी, ये मेरे भागने की उम्र है क्या? माई पंखी बोली। अच्छा माई, हमारा वक्त ज़ाया ना कर और जो बोलना है जल्द बोल, दिलदार बख्श ने मुदाखलत की। तुम्हारी 2 बीवियां हैं? माई पंखी ने रब नवाज से पूछा। हाँ हैं, तो इसके बारे में सारी दुनिया जानती है, रब नवाज ने अपनी मूंछों पर ताऊ देते हुए कहा। काका क्या तो अपनी छोटी बीवी के बारे में कुछ जानता है? हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी बीवी है वो, रब नवाज ने किसी कदर तलखी से कहा। और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। तेरी छोटी बीवी के बारे में जो कुछ मैं जानती हूँ, क्या वो इन सब के सामने बता दूं या अकेले में सुनेगा? और माई पंखी ने सवाल किया। ना ऐसी क्या बात है, तू सबके सामने बोल। और रब नवाज ने मुतफक्कर लहजे में जवाब दिया। काका फिर सुन, और तेरी बीवी का नाम तबस्सुम है, और तूने उसे धर्मपुर में रखा हुआ है, और शादी को 1 साल हुआ। वो तनहा रहती थी, और शादी की है तो उसके साथ साथ रह, और तन्हाई उसके लिए जहर है, और उसके अंदर आग भरी है। और बाज़ औरतें सिर्फ शरीर होती हैं, जिस्म होती हैं, और हर वक्त शोलों में घिरी रहती हैं काका, और एक पूरा फायर ब्रिगेड भी उनकी आग नहीं बुझा सकता। जाकर देख वो इस वक्त क्या कर रही है। और अब क्या पड़ोस में रहने वाले उस लड़के का भी नाम बताना पड़ेगा? चल बताई देती हूँ, फयाज है उसका नाम। और माई पंखी इतना कहकर खामोश हो गई। उस केस के इंकशाफ ने ऐसे ही रब नवाज के तन बदन में आग लगा दी, और इतने लोगों के सामने उसकी सख्त तौहीन हुई थी। और वह भन्ना कर बोला, सर जी आप इस बुढ़िया को लेकर थाने चलें, मैं ज़रा घर का चक्कर लगा कर आता हूँ। अगर इसकी रिपोर्ट कच्ची निकली तो फिर मैं थाने आकर इसका गला दबा दूंगा। ओए रब नवाज, तुझे किसके चक्कर में आ रहे हो? ये बुढ़िया मुझे 1 नंबर की चलतर लगती है। दिलदार बख्श ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं और समझ भी नहीं सकता था। और माई पंखी ने जो बातें की थी वो 100% सही थी। बस अब उसकी आखिरी बात की तस्दीक बाकी थी, लिहाजा वो रुका नहीं और उसने मोटरसाइकिल दहाई और तफ्तीश पर निकल गया। चल माई, दिलदार बख्श ने रब नवाज के जाने के बाद कहा, और तूने खुद को मुश्किल में डाल लिया है। माई पंखी ने कोई जवाब नहीं दिया और वह खामोशी से उसके साथ चल दी। दिलदार बख्श को उस बुढ़िया ने मकसद में डाल दिया था, और रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक माई पंखी के घर में 20-25 आदमी मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ से चिड़िया का बच्चा भी बरामद नहीं हुआ था। अगर वो इस घर में मौजूद थे तो कहाँ गायब हो गए, या फिर रिपोर्ट गलत थी। लेकिन रब नवाज अपनी रिपोर्ट पर मिसर था कि पक्की है। थाने पहुंचकर दिलदार बख्श ने उसे 2 सिपाहियों की तहवील में दिया और उसे कमरे में बिठाई और निगरानी रखी, और फिर वो उसे अपने काम से निपटा कर उस कमरे में आया जहां माई पंखी बैठी थी। कमरे की रोशनी में दिलदार ने माई पंखी को ऊपर से नीचे तक बगौर देखा, और माई पंखी के चेहरे पर उसे कोई घबराहट या परेशानी नजर नहीं आई। वो इसके सिवा कोई सवाल करने वाला था कि माई पंखी ने पहल कर दी और वो बोली, काका तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? हमें तेरे खिलाफ रिपोर्ट मिली है और मैं तुझे बचा चुका हूँ कि तेरे घर में मशकूक लोगों का आना जाना है, और इस वक्त भी आदमियों की मौजूदगी की मुखबरी हुई थी। और क्या वो लोग हमारे आने से पहले जा चुके थे? और क्या तुझे पुलिस की आमद की इतला हो गई थी? दिलदार बख्श ने सवाल किया। काका तेरे लोगों ने और खुद तूने मेरा पूरा घर छान मारा, और मेरे घर में कोई होता तो मिलता ना। और माई पंखी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, माई तू इस तरह नहीं उगलेगी, और रब नवाज आ जाए जरा, फिर तुझे सीधा करता हूँ। दिलदार गुस्से से बोला, हाँ कर ले, इंतजार में मैं बैठी हूँ, और जब वो आएगा तो तू मुझे छोड़े
मुझे छोड़ने और इसे हथकड़ी डालने पर मजबूर हो जाएगा। और माई पंखी ने पूरे यकीन से कहा। दिलदार ने सख्त नज़रों से देखा और ज़्यादा बकवास ना कर, और मुझे तू कोई पागल औरत मालूम होती है। और रब नवाज ने ख्वाह मुखा मेरा वक्त ज़ाया किया। और यह कहकर वो खड़ा हो गया और फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बुढ़िया को लाकअप में डाल दो, और ख़ुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और उसे शिद्दत से रब नवाज का इंतज़ार था। 4 बजे के करीब रब नवाज थाने के हदूद में दाखिल हुआ और उसने मोटरसाइकिल दीवार के साथ खड़ी की और फिर मरे कदमों से चलता हुआ दिलदार बख्श के कमरे में दाखिल हुआ। हाँ रब नवाज, क्या हुआ? दिलदार ने बेकरार होकर पूछा। बहुत कुछ हो गया सर जी, रब नवाज ने इंतहाई दुख से कहा। क्या मतलब? तेरी तबीयत तो ठीक है? रब नवाज ने कंधे से रिवाल्वर उतारा और कमर से अपनी पेटी निकाली, और पेटी और रिवाल्वर उसने दिलदार बख्श की मेज पर रखा और बोला, खेल ख़त्म हो गया। वो माई बिल्कुल सच्ची निकली और बड़ी पक्की रिपोर्ट दी है उसने। हुआ क्या? और कुछ बोल। तो दिलदार बख्श परेशान होकर बोला, सर जी मैं दोनों को मार कर आया हूँ। रब नवाज ने शिद्दत गम से कहा, आप मुझे गिरफ्तार कर लें, हाथ कड़ी डाल दें मेरे हाथों में, और मैंने एक नहीं 2 खून किए हैं। और सर जी मेरी बीवी बेवफा निकली, और जब घर में कूदा तो वो दोनों बेखबर सो रहे थे, और मैंने सोते ही मैं दोनों को गोली मार दी। ये तूने क्या किया रब नवाज? क्या तू जानता नहीं कि फांसी चढ़ जाएगा? जानता हूँ सर जी, अच्छी तरह जानता हूँ, पर क्या करूँ? उन्हें देखते मेरे दिमाग में आग लग गई, और मेरी बीवी पड़ोस के लड़के फयाज की गर्दन में बाहें डाले सो रही थी। सर जी वो दोनों बेलबाज थे सर जी, और मैं उन्हें कैसे ना गोली मारता। रब नवाज गुस्से से कांप रहा था। रब नवाज, तूने वारदात कर दी थी तो फिर पलट कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपनी पेटी और रिवाल्वर उठा और जा निकल जा, दिलदार बख्श ने मशवरा दिया। आपका शुक्रिया सर जी, रब नवाज एहसान मंदी से बोला, पर मैं भागूंगा नहीं, चाहे मुझे फांसी हो या उम्र कैद। इस बुढ़िया का क्या करूं? और उसकी एक एक बात सच निकली। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं तुम्हें हथकड़ियाँ लगाने और उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा, दिलदार बख्श ने बताया। सर जी उसे छोड़ दें, वो तो कोई बहुत पहुंची हुई चीज़ मालूम होती है, और मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि उसके घर में मौजूद आदमी कहाँ गायब हो गए, या फिर तुम्हारे मुखबर की इतला गलत थी और दिलदार बख्श की सुई गायब होने वाले आदमियों पर अटकी हुई थी, और इतला तो ठीक थी। रब नवाज बोला, तो फिर उस बुढ़िया को 2-3 दिन हवालात में रखते हैं और दिन की रोशनी में घर का जायजा लेते हैं। मुझे लगता है कि उसके घर में कोई खुफिया रास्ता है, और हमारे वहाँ पहुँचते ही उसने खुफिया रास्ते से उन्हें बाहर कर दिया, दिलदार बख्श बोला। मेरी माने तो उसे छोड़ दें और एक मर्तबा फिर उसकी निगरानी कराएं और सही रिपोर्ट पर छापा मारे। रब नवाज ने समझाने की कोशिश की, और वो बुढ़िया मुझे खतरनाक लगती है, उसके पास ज़रूर कोई काला इल्म है, और उसने मेरे बारे में जो बताया था सच बताया। नहीं रब नवाज, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और मैं देखता हूँ उस जादूगरनी को, दिलदार बख्श ने फैसला कुन अंदाज में कहा। लेकिन दिलदार बख्श अपने फैसले पर कायम न रह सका, और सुबह होने तक थाने में ऐसे हंगामी हालात पैदा हो गए कि किसी के समझ में ना आया कि आखिर हुआ क्या है। माई पंखी हवालात में बंद थी, और इस वक्त उसके अलावा कोई अंदर ना था। माई पंखी फर्श पर लेटी हुई थी, और उसने अपना एक हाथ आंखों पर रखा हुआ था, और बाहर एक सिपाही पहरे पर था। उजाला फैलते ही कौवों के चीखने की आवाज़ें आने लगी, और फिर 2-3 कौवे काएं काएं करते राहदारी में आए और उड़ते हुए कमरा हवालात में दाखिल हो गए, जहां माई पंखी बंद थी। अभी 5-7 मिनट गुजरे होंगे कि पूरा इलाका कौवों से भर गया, और माई पंखी आंखों पर हाथ रखे आराम से लेटी थी, जबकि कई कौवे उसके ऊपर भी मौजूद थे। सिपाही परेशान होकर दिलदार बख्श के कमरे में पहुंचा और घबरा कर बोला, सर जी हवालात में बेशुमार कौवे भरे हुए हैं, और बुढ़िया आराम से लेटी है, और पता नहीं कहीं मर तो नहीं गई। दिलदार बख्श सिपाही के साथ बाहर निकला तो थाने की फिजा ही बदल चुकी थी। पूरे थाने में कौवे भरे हुए थे, और उनकी काएं काएं के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दिलदार बख्श सर पर हाथ रखे खुद को बचाता हुआ लाकअप तक आया, और माई पंखी बड़े आराम से अभी तक आंखों पर हाथ रखे लेटी थी, और कौवे उसके पूरे बदन पर कूदते फिर रहे थे। वह ये मर तो नहीं गई, और दिलदार बख्श ने माई पंखी पर नजर डालते हुए कहा, ताला खोल। सिपाही ने हवालात का ताला खोला, और दरवाजा खोलते ही कौवे ने चीख चीख कर पूरे थाने को सर पर उठा लिया। वो इधर से उधर उड़ते फिर रहे थे, और दिलदार बख्श हाथ में मौजूद रोल घुमाता हुआ अंदर पहुंचा और चीख कर बोला, ओए माई उठ। और माई पंखी ने अचानक अपनी आंखों से हाथ उठाया और इस तरह उठकर बैठ गई जैसे वो उसकी आमद की मुंतज़िर थी। उसने अपनी सुर्ख आंखों से दिलदार बख्श को देखा और उठकर खड़ी हो गई। ये क्या मुसीबत है? ये कौवे कहाँ से आ गए? दिलदार बख्श चीख कर बोला। काका मुझे क्या मालूम, तू इनसे पूछ ले। और माई पंखी ने हवालात के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, क्या अब मैं जाऊं?
हाँ माई तू जा, लेकिन पहले इनसे हमें निजात दिला। और दिलदार बख्श ने कव्वों से अपना बचाव करते हुए कहा। अच्छा। और माई पंखी ने राहदारी में खड़े होकर ऊपर की तरफ देखा और बोली, बस बग्गा, इन्हें ले जा। और माई पंखी के इतना कहने के बाद मुश्किल से 2-3 मिनट लगे होंगे कि थाने की फिजा यकदम साफ हो गई और वो वहां कोई कव्वा रहा ना कव्वे का बच्चा। कव्वों को फिजा में मादूम होने के बाद दिलदार बख्श ने गहरा सांस लिया और माई पंखी को गहरी नजरों से देखा और बोला, तू कोई जादूगरनी है क्या? तूने फिर इल्जाम लगाया मुझ पर? और माई पंखी ने उसे खशमगीन निगाहों से देखा। चल मुझे घर छोड़कर आ। और दिलदार बख्श अंदर से इतना खौफजदा हो गया कि अब उसमें हिम्मत ना थी कि उसे रोक लेता, और वह बेनफ्से नफीस उसके घर छोड़ कर गया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि पुलिस ने किसी मुल्ज़िम को बाइज्जत तरीके से घर पहुंचाया हो। और बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। माई पंखी पुलिस वैन से उतरी तो गली के लोगों ने हर से देखा, लेकिन किसी में हिम्मत ना थी कि वो उससे कोई सवाल करता। सब इंस्पेक्टर दिलदार बख्श के साथ घर के अंदर आया और पूरे सहन में नीम की जर्द पत्तियां बिखरी हुई थी और नीम के दरख्त पर बैठे कौवे काएं काएं कर रहे थे। और कौवों की आवाज़ सुनकर दिलदार बख्श की आंखों के सामने थाने का मंदिर घूम गया और उसने घबरा कर माई पंखी की तरफ देखा और वह पूरे इत्मीनान से सहन में पड़ी चारपाई पर बैठ चुकी थी और उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर ना था। उसे इस बात का एहसास भी न था कि उसके साथ दिलदार बख्श आया है और वह पुरतजस्सुस नज़रों से सहन का जायजा ले रहा है। फिर उसने एक नज़र बावर्ची खाने में झांका और बावर्ची खाने के मुकाबल आखिरी सिरे पर बने गुसल खाने और बैतुल खला को भी अंदर से देखा। और फिर वो अंदर चला गया और कमरों का अच्छी तरह जायजा लिया और बिल आखिर वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि इस घर में बाहर जाने का रास्ता एक ही है। अभी तक उसका ज़हन उसी गुत्थी को सुलझाने में मुनहमिक था कि छापे के वक़्त उस घर में से 20 से 25 मर्द और औरतें मौजूद थीं और वो आखिर किस रास्ते फरार हुए। और ये बात उसके दिमाग में किसी कील की तरह गड़ गई थी। काका तो कुछ परेशान है। और माई पंखी ने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ कर कहा, माई अगर तू ये मुझे बता दे कि इस घर में मौजूद बंदे बंदियां किस तरह बाहर गए, मैं तुझे भूल जाऊंगा। और दिलदार बख्श ने माफामाना अंदाज में कहा, बता दूंगी काका, परेशान क्यों होता है? तू मुझे भूल जाना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू मुझे भूले और आते जाते रहना। और माई पंखी चारपाई से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिलदार बख्श को यह समझने में देर न लगी कि वो क्या चाहती है और वह तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकलते हुए बोला, माई मैं फिर आऊँगा। माई पंखी ने कोई जवाब ना दिया और फिर चमकीली आंखों से इसे एक नज़र देखा और दोनों कवाड़ बंद करके पत्थर लगा दिया। दरवाजे के पलटते ही यकदम उसे भूख का एहसास हुआ और मिट्टी की हड्डियाँ उठाकर बाहर लाई और नलके के नीचे रखकर उसने महज पानी से खंगाला और फिर उसमें पानी भरा और बावर्ची खाने में पहुंचकर चूल्हे पर रखा और कुछ डब्बों से उसने थोड़ी थोड़ी कई चीज़ें निकालकर हंडिया में डाली और चूल्हा जला दिया और पीढ़ी पर बैठ गई। अंजू, उसने पीढ़ी पर बैठे बैठे आवाज़ लगाई और वह चाहती थी कि अंजू जल्द कौवा पकड़ कर लाए और उसकी भूख आखिरी हदों को छू रही थी। कुछ लम्हे इंतजार करने के बाद उसने फिर आवाज़ लगाई, अंजू, लेकिन अंजू नहीं आई। और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि माई पंखी ने उसे आवाज़ दी हो और वह फौरन उसके सामने ना आई हो। माई पंखी घबराकर उठ खड़ी हुई और वह बावर्ची खाने से बाहर आई। उसने छत की तरफ देखते हुए जोर से आवाज़ दी, अंजू, अंजू घर में होती तो आती। गुलशन 13D के जिस मकान का डॉक्टर नौशाद ने पता बताया था उस तक पहुंचना कोई मुश्किल ना था। आबर ने बाआसानी मतलूबा मकान को ढूंढ निकाला और दरवाजे पर डॉक्टर नौशाद की नई प्लेट निस्ब थी और नाम के साथ होम्योपैथी की डिग्री दर्ज थी। ये घर जिसमें अब डॉक्टर नौशाद क़याम पज़ीर था, चंद साल कबल यह किसी बेवा औरत की मलकियत था और वह बेवा औरत डॉक्टर नौशाद की दूर की अजीज़ा थी। और डॉक्टर ने अपनी चिकनी चिपड़ी बातों से उसे राम किया और बहसीयत किराएदार उस मकान में रिहाइश पजीर हुआ। 1 साल के अरसे में वह बेवा चल बसी और उसका कोई वारिस ना था। डॉक्टर नौशाद पहले ही मकान पर काबिज था और उसके मरते ही जालसाजी से ये मकान अपने नाम करवा लिया और इस तरह लाखों का मकान एक कोड़ी दिए बिना उसका हो गया। डॉक्टर नौशाद जालसाजी का माहिर था और होम्योपैथी की डिग्री भी उसके पास जाली थी। उसने एक इदारे से खतो किताबत पर बनी हुई पर मबनी होम्योपैथी का कोर्स कर रखा था और घर पर ही उसने एक कोने में होम्योपैथी की दवाएं रख छोड़ी थीं और उस घर में कोई मरीज़ आता था और ना डॉक्टर किसी को कोई दवाई देता था। उसकी आमदनी का दरिया क्या था और ये बात किसी को मालूम ना थी। डॉक्टर नौशाद भी अपने बारे में ये बात यकीन से नहीं कह सकता था कि उसका ज़रिया मुआश फलां चीज़ है। वो वसी और तलकात रखता था और चर्ब ज़ुबान और खुशामदी था। सामने वाले की ज़रूरत समझकर उसकी ज़रूरत पूरी करना और उसकी ज़िंदगी का मकसद था।
उस हाजत रवाई के इवज अपना उल्लू सीधा करना और उस शख्स को खूब आता था और किसको किस तरह कैश किया जा सकता है, इस आर्ट से वो अच्छी तरह वाकिफ था। अब उसने आबर पर जाल डाला था और घंटी की आवाज़ सुनते ही बजाते खुद गेट पर आया और गेट खोला तो सामने आबर खड़ा नजर आया। वो बड़े तपाक से उससे मिला और गले से लगाया और उसके बर वक़्त पहुंचने की तारीफ की और उसका हाथ पकड़कर बड़ी अपनाई से घर के अंदर लाया। अरे भाई चांदनी, देखो आबर आए हैं, डॉक्टर निशाद ने दूर ही से आवाज़ लगाई और चांदनी कहीं से निकलकर फौरन सामने आई और आबर ने उसे देखकर सलाम किया और उसके आगे सर झुकाया। चांदनी उसके सर पर हाथ रखने की बजाय कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, आबर माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हो। शुक्रिया आंटी। आबर अपनी पजीराई पर खुश हुआ। अरे लड़कियों, चलो बाहर आओ, देखो कौन आया है। कौन आया है मी? और सबसे पहले दौड़ती हुई शाइस्ता आई। ओह, आबर भाई आए हैं। और शाइस्ता के बाद एक एक करके सब लड़कियां बाहर आ गईं। नहीं आई तो मलका, और जिसे देखने के लिए वह तड़प रहा था और वह जिससे मिलने की आरज़ू उसे यहाँ तक खींच लाई थी। अरे भाई, क्या आमर मियाँ को बाहर ही खड़ा रखोगे और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, डॉक्टर निशाद बोला। नहीं अबू, हम लाउंज में बैठेंगे और ड्राइंग रूम में तो गैरों को बिठाया जाता है, शाइस्ता ने बड़ी अपनाई से कहा। अच्छा बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी, और डॉक्टर निशाद अंदर जाते हुए बोला। बाप के वहाँ से हटते ही शाइस्ता एंड कंपनी ने आबर को अपने हिसार में ले लिया और उससे लेकर लाउंज की तरफ बढ़ी। और जब ये लड़कियों से लिए लाउंज में दाखिल हुई तो सामने नजर पड़ते ही आबर का दिल शिद्दत से धड़कने लगा और वो क़यामत उसके सामने खड़ी थी। खुले बाल और मेकअप से आरी चेहरा और सादा से कपड़े, और यूं लगता जैसे किसी कुछ देर कबल नहा कर निकली हो, और वह सादा कपड़ों में बगैर मेकअप के भी जगमगा रही थी। जबकि देगर बहनें खसूसन शाइस्ता और फाखरा खूब बनी ठनी और जदीद तराश खराश का लिबास ज़ेबे तन किए हुए थीं और उसके बावजूद उनके हुस्न के चांद बुझे हुए थे। आबर खड़ी हुई क़यामत की तरफ तेजी से बढ़ा और मलका पर उसकी निगाह जमी हुई थी और इस वक्त उसके सौ से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो उसके करीब पहुंचकर ठहर गया और बात करने से ज़्यादा उसे नज़रों में भरने से दिलचस्पी थी, लेकिन इतने ढेर सारे लोगों में उस पर नज़रें जमाना आसान ना था, लिहाजा वह रस्मन बोला, कैसी है मलका? जी मैं ठीक हूँ। और मलका ने धीरे से कहा। लो जी आपी। और फाखरा शाइस्ता से मुखातब होकर बोली, आबर को अभी तक यही नहीं मालूम हुआ कि मलका कैसी है। अरे जनाब, सब जानते हैं कि हम बहनों में वह सबसे अच्छी है। फाखरा, शाइस्ता ने उसके चुटकी लेने पर तिरछी नज़रों से देखा। ओके आपी। और फाखरा ने सर झुकाते हुए कहा, आबर बेटा, बहुत अच्छा लगा कि तुम हमारे घर आए। और चांदनी ने मुस्कुराते हुए उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। आंटी, मुझे खुद यहाँ आकर बेइंतहा खुशी हुई। और आबर ने सोफे पर बैठते हुए कहा, और मुझे बड़ा रंज है, उन लोगों ने आपको बुलाने में इतनी देर क्यों की? और डॉक्टर निशाद ने लाउंज में दाखिल होते हुए कहा, और कोई बात नहीं अंकल। आबर मलका की तरफ देखते हुए बोला, शाइस्ता भाई को घर दिखाओ। और चांदनी का लहजा मैंने खेल था, जिसे शाइस्ता ने तो समझा, लेकिन आज आबर की समझ में कुछ ना आया। आइए आबर भाई। और शाइस्ता ने आबर को इशारा किया, और हम आपको अपना गरीब खाना दिखाएं। मलका आओ। और आबर के लिए आखिरी बात बहुत अहम थी और वह फ़ौरन खड़ा हो गया। आबर का ख्याल था कि बकिया बहनें भी साथ निकलेंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। शाइस्ता और मलका के सिवा कोई ना उठा और शाइस्ता ने सबसे पहले अपना कमरा दिखाया, और उस कमरे में मलका भी उसके साथ रहती थी, और यह दरमियाने साइज का अच्छा सजा सजाया कमरा था। आबर भाई, ये है हमारा नशीमन, शाइस्ता ने हंसते हुए कहा। ज़बरदस्त। और आबर पुरजोश अंदाज में बोला, बैठें। और मलका ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठेंगे, पहले इन्हें पूरा घर दिखा दें, वरना हमें चीखेंगी। और इससे कबल के मलका कोई जवाब देती, शाइस्ता बोली, आबर भाई बस कुछ ना पूछें, और ये मोबाइल के दुश्मन है, और अभी तक 4-5 मोबाइल गुम कर चुकी है या तोड़ चुकी है, और अबू ने दुबई से एक आला मोबाइल उसको ला कर दिया है। कोई नहीं आपी। और मलका ने एहतजाज किया, तो क्या इसमें ज़ोर नहीं था? शाइस्ता भी जवाब देने की तैयारी में थी कि फाखरा अंदर दाखिल हुई और बोली, आपी अम्मी बुला रही हैं। अच्छा। शाइस्ता तीर की तरह कमरे से निकल गई, और आबर का ख्याल था कि शाइस्ता की जगह फाखरा ले लेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ और फाखरा भी उसके साथ चली गई। ये एक ज़बरदस्त मौका था और मलका कमरे में तनहा रह गई, और पता नहीं ये मौका कसदन अता किया गया था या फिर ऐसा गलती से हुआ था। जो भी था, उस अता से फ़ायदा उठाया जा सकता था। मलका, तुमसे बात करनी मुश्किल हो गई है और तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए। अच्छा, मैं ले लूँगी, मलका ने लापरवाही से कहा। मलका, मैं तुम्हें देखे और तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। और आबर बेतबाना लहजे में बोला, और मुझे तुम्हारे बारे में क्या जानना चाहिए जो मैं नहीं जान सका, और मुझे बताओ। और इस दिन पूरी बात ना हो सकी थी।
बात तो अभी पूरी ना हो सकेगी और बस कोई आया ही चाहता है। और मलका ने दरवाजे की तरफ देखा। फिर हम कहाँ मिले और कैसे मिले? कॉलेज के गेट पर मलका ने रास्ता दिखाया। और आबर ये सुनकर यकदम खुश हो गया और उसने फौरन कॉलेज का नाम और वक़्त पूछ लिया। और उससे कबल कि वो दोनों में मज़ीद कोई बात होती, शाइस्ता और फाखरा दोनों बातें करते हुए अंदर आ गईं। अरे मलका, तुम यहीं बैठी हो? हम तो समझ रहे थे कि तुमने पूरा घर दिखा दिया होगा। नहीं आपी, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। गुड गर्ल। और फाखरा ने खुशी का इजहार किया। फिर तीनों ने उसे अपना घर दिखाया और आबर को इस घर से दिलचस्पी ना रही थी और वो यहाँ मलका के लिए आया था। उसे देख लिया था और आइंदा मुलाकात की राह भी साफ हो गई थी। बहरहाल यहाँ आया था तो रस्म तो निभाना ही थी और उनके साथ हंसी खुशी महूखराम रहा और खूब सैर होकर खाना खाया और मज़े की काफ़ी पी और अपने घर की राह ली। वो देर गए घर पहुंचा तो घंटी बजाने पर जिसने दरवाज़ा खोला उसे देखकर वो यकदम सहम गया। ये तुम्हारे घर आने का वक़्त है, अली निसार के लहजे ने सख्त किए बिना कहा। जी अबू, देर हो गई। वैसे मैं अम्मी को बताकर गया था। आबर ने नाज़रीन की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा जो अली निसार के पीछे खड़ी थी। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? अली निसार ने पूछा। अबू, एक दोस्त के यहाँ से आ रहा हूँ और उसने खाने पर बुलाया था और मुझे ज़रा उसका नंबर देना। और इस वक्त रात के 2 बजे हैं और ये खाने का कौन सा वक़्त है? अली निसार के लहजे में अब गुस्सा दर आया। अच्छा, बात कर लीजिएगा। और नाज़रीन ने मामला संजीदा होते हुए देखकर मुदाखलत की। अब ये आपका ज़माना तो है नहीं कि अपने वक़्त पर डिनर ख़त्म हो जाए और ये नए पौधे हैं और उसे वक़्त की कदर है ना और की। और आबर, तुम आइंदा इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहोगे। सुन लिया तुमने? और अपने तमाम मनहूस दोस्तों को बता देना। जी अम्मी। और आबर ने इंतहाई फरमाबरदारी से कहा। और इस तरह नाज़रीन ने अपने तदब्बर से आबर के सर पर घूमती शामत को टाल दिया। लेकिन ये मसला ज़्यादा दिन टलने वाला ना था और अली निसार संजीदा हो चुके थे। वो आबर को मज़ीद वक़्त देना नहीं चाहते थे कि उन्हें आबर के ल्यालो नहार का बिल्कुल पता न था और बस वे इतना समझ रहे थे कि कोई लाउबाली तबीयत, एक सुस्त वजूद लड़का है और जब तक उसके गिर्द घेरा तंग नहीं किया जाएगा उसके सुधरने का अमकान नहीं। और यही वजह थी कि उन्होंने बराह रास्त बात पर शुरू कर दी थी। एक दिन आबर ने मलका के बताए वक़्त पर कॉलेज का चक्कर लगाया और ये छुट्टी का वक़्त था और लड़कियां तेज़ी से कॉलेज के गेट से बाहर आ रही थी और आबर वहां काफ़ी देर तक खड़ा रहा। लेकिन मलका उसे नज़र न आई और शायद वो आज कॉलेज आई ही नहीं थी। उसने वहीं खड़े खड़े शाइस्ता को फ़ोन किया और इधर उधर की बातों के बाद मलका का जिक्र छेड़ा और शाइस्ता ने बताया कि वो आज कॉलेज नहीं गई, उसकी तबीयत ख़राब है। और क्या हुआ? आबर ने फ़िक्रमंदी से पूछा। अरे ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, नज़ला वगैरह है और नज़ले में थोड़ा बहुत बुखार तो हो ही जाता है। शाइस्ता ने बेनियादी से जवाब दिया और फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया और वो बोली, हाँ, वो अबू आपके बारे में पूछ रहे थे, शायद वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। कोई ख़ास बात? आबर की छठी हंस जागी। मुझे क्या पता? और शाइस्ता ने कुछ इस अंदाज में कहा कि आबर मशकूक हो गया। बताए ना, आप सबको पता है, आबर बोला। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा है कि किसी दिन आबर को चाय पर बुलाओ। और शाइस्ता इतना कहकर हंसी। अच्छा ठीक है, बताएं कब आऊँ? नेक काम में भला देर किस बात की? आज शाम आ जाएं। उस वक़्त आप कहाँ हैं? जी घर पर हूँ, आबर ने पूरे यकीन से झूठ बोला और ये आसानी मोबाइल फ़ोन की फराहम करता थी। चले फिर पक्का, और शाम को आ रहे हैं आप? शाइस्ता ने कहा। ठीक है, और आबर ने फ़ौरन हामी भर ली। डॉक्टर नौशाद ने शाम को चाय पर बुलाकर आबर से जो कुछ कहा उसके लिए इंतहाई खुशकुन था। लेकिन उसी रात खाने पर अली निसार ने आबर से जो कुछ कहा उसे सुनकर आबर की सिट्टी गुम हो गई। अंजू घर में नहीं थी और आखिर वो कहाँ गायब हो गई थी। और माई पंखी ने पूरा घर छान मारा और घर ही कितना बड़ा था, 2 कमरे और एक सहन। और उसने एहतियातन गुसल खाना और बैतुल खुला भी देख लिया और अंजू कहीं ना थी। अब माई पंखी को तशवीश हुई और उसने परेशानी में 2-3 चक्कर सहन के लगाए और सहन में नीम की जर्द पत्तियां फैली हुई थीं। उसने सहन के दरमियान रुककर नीम के पेड़ पर नज़र डाली और गुस्से में कुछ बड़बड़ाई और यकदम ज़ोर से चीखी, अंजू तू कहाँ मर गई? कोई जवाब न आया और वह बर्ची खाने की तरफ बढ़ी और हंडिया के पानी में उबाल आ गया था। उसने लकड़ियां पीछे करके आग मदम की और एक जलती लकड़ी हाथ में पकड़कर सहन में घुमाई और जलती लकड़ी ने उसकी मसलस नाक एक हसार खींचा और फिर चप्पल उतारकर उस हसार में बैठ गई। जलती लकड़ी अब भी उसके हाथ में थी और उसने बूह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाते हुए 3 बार लकड़ी ज़मीन पर मारी और उसी वक्त अंजू छत से नीचे कूदी और उसके सामने आकर बैठ गई। माई पंखी ने अंजू के लाल आंखों में नज़रें गाड़ दी और अंजू की आंखों में उसे जिस शख्स की तस्वीर नज़र आई और उसे देखकर खुद माई पंखी की आंखों में खून उतर आया
اور جس وقت مائی پنکھی حوالات میں ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی اور کوے پورے تھانے میں ایک ہنگامہ کیے ہوئے تھے، تب وہ یہاں آیا تھا اور وہ جادو ٹونے اور عملیات کا ماہر تھا۔ وہ باقاعدہ مائی کا پنکھی کا شاگرد نہ تھا، لیکن جب بھی اسے ضرورت ہوتی وہ مائی پنکھی سے مشورہ لینے آ جاتا تھا۔ اور بچپن میں چیچک نکلنے سے اسے ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور وہ ایک آنکھ کا تھا، اور اس کی ایک آنکھ بھی دنیا بھر کا میل بھرا تھا، اور بے اولاد عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرتا اور پھر ان مت ماری عورتوں کو ایسے عمل بتاتا کہ وہ دین کی رہتی نہ دنیا کی۔ وہ انتہائی شاطر شخص تھا اور موقع پرست اور چکر باز۔ اس کا نام چکرم تھا، اور صبح جب وہ مائی پنکھی کے گھر پہنچا تو خلاف توقع مائی پنکھی کو غائب پایا۔ دروازہ کھلا تھا، اور دروازہ کھلا ہونا کوئی حیرت کی بات نہ تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر خالی پڑا تھا۔ چکرم مائی پنکھی سے ایک بے اولاد عورت کے سلسلے میں مشورہ کرنے آیا تھا، اور ایک عمل کے سلسلے میں اسے مائی پنکھی کی اجازت بھی درکار تھی۔ اس نے پورا گھر دیکھ لیا اور مائی پنکھی گھر میں موجود نہ تھی۔ چکرم نے سوچا کہ شاید مائی پنکھی کہیں آس پاس ہوگی، لہٰذا وہ اس کے انتظار میں چارپائی پر بیٹھ گیا، اور وقت گزاری کے لیے اس نے چرس بری سگریٹ جیب سے نکالی اور سلگا کر گہرا کش لیا۔ تب اس کی نظر کالے منہ کی سفید بلی پر پڑی، اور وہ ابھی کمرے سے نکلی تھی۔ اس بلی کو چکرم نے ایک آدھ بار اس گھر میں دیکھا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا مائی پنکھی سے کوئی خاص تعلق ہے۔ اس نے انجو کو غور سے دیکھا تو اسے ایک دم انتہائی کام کی دکھائی دی۔ ایک عمل کے لیے اسے ایک بلی کی ضرورت تھی، اور یہ بلی اسے خاص دکھائی دی تھی۔ وہ چارپائی کے نزدیک آ کر ایک پائے سے اپنا جسم رگڑنے لگی، اور چکرم کے شاطر ذہن نے فوراً ایک منصوبہ ترتیب دے لیا، اور وہ تیزی سے گھر کے باہر بھاگا۔ قریب کی دکان سے اس نے دودھ کا پیکٹ خریدا اور گھر واپس آیا۔ سفید بلی چارپائی کے پائے سے لگی بیٹھی تھی، اور چکرم نے باورچی خانے سے ایک پیالہ اٹھایا اور پیکٹ کھول کر دودھ پیالے میں ڈالا۔ جیب سے ایک پڑیا نکالی اور کھول کر اس کا پاؤڈر دودھ میں ملایا، اور دودھ سے بھرا پیالہ سفید بلی کے سامنے رکھ دیا۔ دودھ دے کر اٹھ کر کھڑی ہوئی، اور پھر تیزی سے دودھ میں منہ ڈال کر اسے پینے لگی، اور بلی کو دودھ پیتے دیکھ کر چکرم کی اکلوتی آنکھ میں نشہ بھر گیا۔ توقع کے مطابق سفید بلی دودھ پینے کے 5 منٹ بعد بے ہوش ہو گئی، اور اب یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ اس نے دودھ کا خالی پیالہ اٹھایا اور اسے نلکا کھول کر پانی سے اچھی طرح دھویا، اور باورچی خانے میں اس طرح رکھ دیا جس طرح رکھا تھا، اور دودھ کا خالی پیکٹ اٹھا کر باہر آیا۔ چکرم نے اپنے پاس موجود ایک کپڑے کے تھیلے میں بے ہوش پڑی بلی کو ڈالا، اور خالی بھی پیکٹ بھی اس نے اسی میں رکھ دیا، اور تھیلا اٹھا کر گھر سے چل دیا۔ چکرم نے اپنے جرم کا کوئی ثبوت پیچھے نہ چھوڑا، اور بلی بے ہوش تھی، اس لیے اس کے تھیلے سے باہر آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے تھیلا اپنے بیڈ پر رکھا اور پھر اسے اٹھا کر الٹ دیا، اور اس کا خیال تھا کہ بلی ابھی 10-15 منٹ سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی، اور ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوتا۔ لیکن اسی وقت مائی پنکھی نے اس کا نام لے کر پکارا، انجو، اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے چکرم کو دیکھا اور غصے سے میاؤں کی آواز نکالی، اور بیڈ سے نیچے چھلانگ لگانے کو تھی کہ چکرم کو چکر آ گیا۔ ایک قیمتی بلی کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر اس نے لپک کر دروازہ بند کر دیا اور بلی کی طرف بڑھا۔ اس سے قبل کہ وہ بلی کو پکڑ پاتا، اس نے بیڈ سے چھلانگ لگائی، اور چکرم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر کیا کرنے والی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس سے پاؤں سے دور ہونے کے لیے الماری پر جست لگا کر خود کو محفوظ کر لے گی، لیکن اس نے ایسا کام دکھایا کہ چکرم کے حواس باختہ ہو گئے۔ بلی نے چکرم کے چہرے کو نشانہ بنایا اور اس قدر پھرتی اور چکبدستی سے پنجہ مارا کہ اس کی آنکھ شدید لہولہان ہو گئی، اور وہ آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر بیٹھا، اور اتنے میں سفید بلی کھڑکی پر چڑھی اور باہر کود گئی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب مائی پنکھی نے کچھ پڑھتے ہوئے جلتی لکڑی زمین پر ماری تھی۔ تب انجو چھت سے کود کر اس کے سامنے آ بیٹھی، اور انجو کا ایک پنجہ خون آلود تھا اور آنکھوں میں چکرم کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ مائی پنکھی کو معلوم ہو چکا تھا کہ انجو کو کس نے اغوا کیا تھا اور وہ اس کا کیا حشر کر کے آئی تھی۔ مائی پنکھی نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور بولی، واہ رے انجو، اور تو نے کیا خوب کمال کیا۔ مائی پنکھی حصار سے نکل آئی اور چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی اور انجو کے قدموں میں لوٹنے لگی۔ انجو، میں بھوکی ہوں، اور مائی پنکھی نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے حصار میں موجود لکڑی اٹھائی، وہ بجھ چکی تھی۔ اس نے باورچی خانے میں پہنچ کر دوبارہ آگ بھڑکائی اور پیڑھی پر بیٹھ کر انجو کا انتظار کرنے لگی، اور کچھ دیر میں ہنڈیا میں موجود سیاہ محلول ابال آ گیا تھا اور انجو منہ میں کوا دبائے دروازے پر موجود تھی۔ چائے پینے کے بعد ڈاکٹر نوشاد نے آبر کا ہاتھ پکڑا اور بولا، آؤ بیٹا۔ آبر فوراً اٹھ گیا اور ڈاکٹر نوشاد اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔
जबकि घर के दीगर अफराद ड्राइंग रूम में बैठे रह गए और आबर की समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर नौशाद से उसे अचानक महफिल से क्यों उठाकर लाया है। वो अच्छा खासा मलका के हुस्न से अपने दिल का करार कशीद कर रहा था और मलका भी गाहे बगाहे पलके उठाकर गहरी नज़रों से उसे देख लेती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर नौशाद ने उनकी नज़रों की चोरी को पकड़ लिया और अब वो अलहदगी में उसे समझाना या तंबीह करना चाहता हो। और अब ने सोच लिया था कि अब चाहे जो भी हो किसी तौर मलका से दस्तबरदार नहीं होगा। वो मामला ही कुछ और निकला और डॉक्टर नौशाद ने जो बात की वो इंतहाई खुशकुन थी। उसने ड्राइंग रूम में बैठी आबर की मुस्कुराकर देखा और बिला तहमीद बोला, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम इसके घर के दामाद बन जाओ। और ये तो नेकी और पूछ पूछ वाला मामला था और आबर तो पहले ही उधार खाए बैठा था और ये सुनते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसने खुश होकर कहा, अंकल ये आपकी ज़रा नवाजी है। एक बात और तुमसे कहना चाहूँगा कि इस घर में 7 बेटियां हैं और तुम जिसको पसंद करोगे वो तुम्हारी निकाह में दे दी जाएगी। और डॉक्टर नौशाद ने बड़ी फ़राख दिली का सबूत दिया। और आबर के लिए अब कोई मुश्किल ना थी कि अब तक वह जिन मराहल से गुजरा था उनसे अंदाज़ा होता था कि ये लोग मलका से बतौर ख़ास उसका फासला बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर नौशाद के इस बयान ने उसे दिल्ली जो बहुत दूर नज़र आई थी अचानक करीब कर दिया था। लिहाजा उसने बिला तामल इंतहाई साफ गोई से कहा, अंकल मुझे मलका पसंद है। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और डॉक्टर नौशाद ने दरख्वास्त मंजूर करने में ज़रा देर ना की और फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, अब मैं चाहूँगा कि तुम अपने वालिदैन को इस रिश्ते के लिए भेजो। जी अच्छा। और आबर ने तशक्कर अमीर लहजे में कहा, और मैं घर जाती अपनी अम्मी से बात करूँगा। और जब रात के खाने पर आबर ने डरते डरते नाज़नीन और अली निसार से मुखातब होकर देर से कहा, अम्मी अबू मैं शादी करना चाहता हूँ, तो यह सुनकर अली निसार का मुंह में नवाला रखना भूल गए और नाज़नीन के हाथ से चमचा छूट गया। क्या? और दोनों ने भीख वक़्त कहा, अबू आप चलकर उन लोगों से मिल लें। और आबर ने उनकी हैरत को नज़रअंदाज करके कहा, वो कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो तुम्हें बेटी दे रहे हैं? और अली निसार के लहजे में तलखीदार आई, अबू वो बहुत अच्छे लोग हैं और इन्हें बेवकूफ़ ना कहें। आबर ने हमायत की, क्या वो ये बात जानते हैं कि तुम एक नखट्टू लड़के हो और कोई नौकरी कोई मुलाजमत तुम्हारे पास नहीं? एक बेरोज़गार शख्स को वो कैसे अपनी बेटी दे रहे हैं? और ज़रूर लड़की में कोई नुक्स होगा। अली निसार ने कहा, जो ठीक है अबू, लड़की मैंने देखी है, वो बहुत खूबसूरत है और कॉलेज की तालबा है और उसमें कोई नुक्स नहीं। आबर, ज़रूर कुछ दाल में काला है। नाज़रीन ने कहा, और अभी शादी के चक्करों में ना पड़ो बेटा, कुछ काम वाम करो। अम्मी आप एक बार उन लोगों से जाकर मिल लें। और मैं तो जाने के लिए तैयार नहीं, और तुम्हारी माँ जाना चाहे तो ले जाओ। अली निसार ने फैसला कुन अंदाज में कहा, अम्मी अबू आप दोनों को चलना होगा और मैंने उनसे वादा किया है कि आप लोग रिश्ता मांगने आएंगे। आबर ने समझाने की कोशिश की, अजनबी लोग एक बेरोज़गार लड़के को रिश्ता देने पर रज़ामंद हैं तो समझ लेना चाहिए कि उसके पीछे ज़रूर कोई गोल माल है और मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा करो बेटा, जाकर घर दामाद बन जाओ। अली निसार इतना कहकर डाइनिंग टेबल से उठ गए। और फिर आप मेरा फ़ैसला भी सुन ले, अगर आप लोग ना गए तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। तुमने अच्छा किया कि खुद घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और मैं तुम्हारे नखटूपन से तंग आ चुका हूँ। और मैं ये बात को तुमसे कहने वाला था कि तुम खुशी से ये घर छोड़ दो। और अभी इसी वक्त अली निसार ने तौलिए से हाथ मुंह पूंछते हुए कहा। और आबर की ये बात सुनकर सिटी गुम हो गई और उसे हरगिज़ उम्मीद ना थी कि अली निसार उसकी धमकी को इस कदर संजीदगी से लेंगे। उसका ख्याल था कि वो उनका अकलौता बेटा है और वह किसी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो घर छोड़ दे। लेकिन इस वक्त तो मामला इंतहाई संगीन हो गया था। अब उसे हर कीमत पर घर छोड़ना था और मलका की कशिश ने उस फैसले पर अमल दरामद को आसान बनाया और वो बिला सोचे समझे घर से निकल गया। और रात के 12 बजे जब आबर डॉक्टर नौशाद के घर पर पहुंचा तो घर में खुलबली मच गई। बेटा खैरियत तो है? और डॉक्टर नौशाद ने गेट खोलकर उससे पूछा। अंकल मैं घर छोड़ आया हूं, आबर ने बड़े सपाट लहजे में कहा। कोई बात नहीं, ये घर भी तुम्हारा है। और डॉक्टर नौशाद की बात सुनकर आबर के धड़कते दिल को करार आया। शुक्रिया अंकल, आबर ने मुतमिन लहजे में कहा। और डॉक्टर नौशाद उसे अंदर ले आया और देखते ही देखते सब लोग लॉन्ज में इकट्ठा हो गए और मलका समेत सबकी खुशी दीदनी थी। आबर भी खुश था और उसे नहीं मालूम था कि आइंदा उसके साथ क्या होने वाला है। फिलहाल तो ये हुआ कि अगले दिन रात को 2 गवाहों की मौजूदगी में ही घर पर निकाह कर दिया गया और शाइस्ता और मलका जिस कमरे में रिहाइश पजीर थीं वहाँ से शाइस्ता को निकाल दिया गया। और रात को जब आबर हिजरा अरूसी में दाखिल हुआ तो उसे यकीन न आया कि जो काम उसे इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा था वो पलक झपकते में हो गया था।
किसी मर्द शातर ने मलका सबा कोमा बेड उसके खिदमत में पेश कर दिया था और वो मर्द शातर कोई और नहीं, लड़की का बाप डॉक्टर नौशाद था। नाम ऐसा अच्छा और शक्ल इंतहाई मकरू और करतूत यकदम स्या, और अबर के बारे में उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना आसान टारगेट साबित होगा। वो तो किसी पके फल की तरह उसकी झोली में आ गिरा था। सुतर दामाद दोनों खुश थे और दोनों अपनी जगह मुतमिन, और दोनों को अपनी मंजिल तक पहुंचना आसान लगा। और आबर तो बेइंतहा खुश था, और जो चीज़ उसे 24 साल में भी हासिल होती नज़र नहीं आ रही थी वो 24 घंटे में हासिल हो गई थी। कमरे में दाखिल होने के बाद आबर ने दरवाज़ा बंद किया और वह वहीं खड़ा हो गया, और बेड पर मलका बीर बहूटी की सूरत में मौजूद थी और उसका सर झुका हुआ था और सुकड़ी समटी बैठी थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उसने ज़रा सा अपने सर को उठाया था और फिर झुका लिया। आबर आंखों में ख्वाब सजाए किसी फिल्मों हीरो के अंदाज में बेड की तरफ बढ़ा और उसने बुलंद आवाज़ में सलाम किया और मलका के नज़दीक बेड पर बैठ गया। डॉक्टर नौशाद ने उसे घर का दामाद बनने की दावत दी थी, लेकिन वो घर दामाद बन गया और आसपास कुछ ना था और वह घर से खाली हाथ निकल आया था। उसने अपने कपड़े तक ना उठाए थे और बाप ने उसे नखट्टू कहा और घर से निकल जाने की हदायत की थी। वो अपनी आना में घर की कोई चीज़ अपने साथ ना लाया था, लेकिन यहाँ उसे बहुत कुछ मिल गया। कमरे में आने से पहले शाइस्ता ने उसे एक छोटी मखमली डबिया दी और जिसमें सोने की अंगूठी थी, और वह शर्मिंदा था कि जो काम उसे करना चाहिए था वो ससुराल के लोग कर रहे थे। उसने एक नज़र साथ झुकाए मलका को देखा और फिर दोनों हाथों से बहुत धीरे से घूंघट उलट दिया, और घूंघट उलटते ही रोशन कमरा मजीद रोशन हो गया और यकदम बिजली सी चमकी जो उसकी आंखों को खैरा कर गई। और मलका तो पहले ही मलका थी और इस वक्त वह परियों जैसी लग रही थी। और मेरी मलका गुलाम हाजिर है, और अबर के मुंह से बेख्तियार निकला। मलका ने अपनी लंबी और भारी पलकें उठाईं और मुस्कुराती आंखों से उसे देखा और फिर धीरे से लब खोले। गुलाम नहीं आका कहिए। कितना खुश नसीब हूँ मैं, आबर ने जेब से डिबिया निकालते हुए कहा, और इतना कि यकीन नहीं आता। क्यों यकीन नहीं आता? और मैं रोज़े रोशन की तरह अय्या हूँ, मलका बोली। बेशक तुम दिन की तरह रोशन हो। आबर ने डिबिया से अंगूठी निकाली। लेकिन मैं किसी तरह से कम नहीं, और रात भी स्या। क्यों कोसते हैं अपने आप को? और मलका ने उदास लहजे में कहा, और फिर यकदम मुस्कुराकर बोली, लाइए अंगूठी पहनाइए। और आबर ने उसके उठे हाथ को पकड़कर अंगूठी उसकी हसीन उंगली में पहना दी, और मलका ने अंगूठी को दूसरे हाथ की उंगली से घुमाते हुए कहा, प्यारी है, शुक्रिया सर। आबर को उसका ये अंदाज बड़ा प्यारा लगा और उसे बेख्तियार मलका पर प्यार आ गया, और कतरा दरिया से मिला और समुंदर दरिया समुंदर हो गया, और कोई बंद रहा ना कोई बंदा नवाज। आबद पर जल्द ही उस घर के लैलो नहार खुलने लगे, और डॉक्टर नौशाद हर दूसरे तीसरे दिन दौरे पर होता, और कभी इस्लामाबाद और कभी लाहौर तो कभी मुल्तान। वो अकेला ना जाता और उसके साथ कोई बेटी होती। अगर वो अंदरूनी मुल्क ना जाता तो रात को किसी तकरीब में चला जाता, और कोई मौसीकी का प्रोग्राम होता, मशायरा होता या किसी थिएटर का ड्रामा। उस तकरीब में भी कोई बेटी साथ होती, और किसी निजी तकरीब में चांदनी के साथ मलका और आबर को भी ले लिया जाता। फिर एक दिन शाइस्ता ने उससे अपने साथ मार्केट चलने को कहा और वह साथ चला गया, और जब वह शॉपिंग करके रात को घर वापस आया तो मलका को घर से गायब पाया, और उसने शाइस्ता से मलका के बारे में पूछा कि यह मलका कहाँ है। आबर भाई मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपके साथ थी। और शाइस्ता ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, और फ़ाखरा से पूछ लें, उसे मालूम होगा। फ़ाखरा से पूछा तो वह लापरवाही से बोली, आबर भाई किसी सहेली के यहाँ गई होंगी। फ़ाखरा रात के 11 बज रहे हैं, आखिर वह किस सहेली के यहाँ गई होंगी, और मुझसे तो उसने जिक्र नहीं किया, उसे फ़ोन करो। आबर ने संजीदगी से कहा, जी करती हूँ, और ये कहकर वह अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में खाना लग गया और डाइनिंग टेबल पर घर के सारे अफराद मौजूद थे नहीं थे तो मलका और डॉक्टर नौशाद। और मज़े की बात यह थी कि किसी को भी फिक्र ना थी, जबकि आबर तड़प रहा था और उसे ये तो पता नहीं चल रहा था कि आखिर मलका गई तो कहाँ गई। तब उसने चांदनी से बात की और आबर ने पूछा, आंटी क्या आपको मालूम है कि मलका कहाँ है? हाँ क्यों नहीं, अरे क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? चांदनी ने अपने सामने बैठी बेटियों की तरफ घूर कर कहा, और कोई लड़की कुछ ना बोली और पुर इसरार खामोशी छाई रही। आबर बेटा वो लाहौर गई है। और चांदनी ने बड़े इत्मीनान से कहा जैसे वह पड़ोस में गई हो। आंटी लाहौर और आबद को करंट सा लगा और वह खाना खाते ठहर गया। हाँ बेटा कल शाम तक आ जाएगी, चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा।
आंटी उसने तो मुझसे जाने की इजाज़त नहीं ली और उसने तो मुझे बताया तक नहीं, आबर ने शिकवा किया। बस बेटा, वो अचानक चली गई और उसके अब्बू एक ज़रूरी काम से लाहौर जा रहे थे तो वो उनके पीछे लग गई कि मैं भी चलूँगी और मैं अपनी सहेली से मिलकर आऊँगी। पहले तो वो लोग यहीं हमारे पड़ोस में रहते थे और मैंने मना भी किया कि आबर से पूछ कर जाना, तो वो बोली, अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत अच्छे हैं और फिर कोई 2-4 महीने को थोड़ा ही जा रही हूँ, कल वापस आ जाऊँगी। और उधर उसके अब्बू ने अपने लाडली की हाँ में हाँ मिलाई और उधर वो यूँ खड़े खड़े चली गई। और चांदनी ने अपनी तरफ से इस मामले पर लेपापोती करने की कोशिश की, लेकिन आबद के ज़हन में गिरा पड़ गई। अगर वो घर पर नहीं था तो क्या हुआ, वो उससे मोबाइल पर तो बात कर सकती थी, लेकिन उसने उसे इस काबिल भी नहीं समझा था कि उसके लिए वो घर दामाद था। डॉक्टर निशात के बारे में ये बात जल्दी उसके इल्म में आ गई कि उसके बाअसर और अहम लोगों से ताल्लुकात थे और वह बाआसानी नौकरी दिलवा सकता था और अब नहीं चाहता था कि ज़्यादा अरसा अपने ससुराल पर बोझ बने। अगरचा किसी ने उससे इस मौजू पर बात ना की थी, लेकिन वो खुद इस मामले में हिसास था और एक दिन मौका पाकर उसने डॉक्टर निशात से कहा, अंकल आप लोगों के तो वसी पैमाने पर तल्लुकात हैं और मैं भी काम हूँ, मुझे कहीं नौकरी दिलवा दीजिए। अरे बेटा, ये कहकर तो आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। आप इस घर के दामाद हैं और हमसे नौकरी करवाएंगे, और ये बात आपके जहन में क्यों आई कि आपको किसी ने कुछ कहा है? क्या आप जब अपने घर थे तो नौकरी करते थे? और डॉक्टर निशात ने बड़े शफकत भरे लहजे में कहा, बेटा इसे अपना घर समझे। घर समझ ही रहा हूँ, लेकिन अंकल मुझे कुछ काम तो करना पड़ेगा और इस तरह मैं कब तक घर में पड़ा रहूँगा? तुम घर पर पड़े नहीं, आराम से रह रहे हो और रहते रहो। अगर नौकरी की जरूरत पड़ेगी तो मलका करेगी, तुम कतन परेशान मत हो। और डॉक्टर निशात ने हंसते हुए कहा, और घर के काम कम हैं क्या, तुम घर संभालो। और मलका ने तो खैर अभी नौकरी ना की थी, लेकिन आबर के हाथ में घर ज़रूर दे दिया गया था। अब किसी लड़के को कहीं जाना होता, आबर साथ जाता और घर का सौदा सलफ, यूटिलिटी बिल्स और सब उसकी जिम्मेदारी थी। किसी को डॉक्टर के पास जाना है और किसी ने ब्यूटी पार्लर जाना है और किसी को सहेली के घर छोड़ना है और दूसरे दिन उसे लेकर आना है और घर में आए दिन कोई तकरीब होती और किसी न किसी की सालगिरह मनाई जा रही होती। उसमें लड़कियों के सहेलियां होती और उन सहेलियों के भाई होते। चांदनी और डॉक्टर निशात के कुछ दोस्त अहबाब होते। उस तकरीब का सारा इंतज़ाम आबर को करना होता। उस घर का माहौल बड़ा दोस्ताना था, खुली फिजा थी और कोई रोक टोक ना थी। कोई किसी को शक शुबे की नज़र से ना देखता और आबर नौजवान था और उसे इस घर की फिजा इस रास आ गई थी। तकरीब में शरीक में होने वाली लड़कियां उसके गिर्द घेरा डाल लेती और मलका कभी एतराज़ ना करती और वह हंसती मुस्कुराती उसके पास से गुजर जाती। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो उसे बगैर बताए लाहौर चली गई, अगरचे वो अपने बाप के साथ गई थी और कोई काबिल एतराज़ बात ना थी, लेकिन जाने क्यों उसे अपनी कम मायगी का एहसास हुआ था। वो रात को करवटें बदलते बदलते माजी हाल का जायज़ा ले रहा था और अचानक उसे ख्याल आया कि वह मोबाइल पर मलका से बात करे और उसे शिकवा करे, और तकिए के नीचे से उसने अपना मोबाइल निकाला और मलका का नंबर बुलाया और चंद लम्हों के बाद उसे स्विच ऑफ होने की इतला दी जाने लगी। सुबह उठकर भी उसने कई बार नंबर मिलाया, लेकिन हर बार उसका स्विच ऑफ मिला। उसे हैरत थी कि खुद मलका ने भी उसे कॉल करने की ज़रूरत महसूस ना की। इस बात का भी उसे दुख था कि वह मलका से शदीद मोहब्बत करता था और उसके लिए उसने अपना घर छोड़ा था। फिर शाइस्ता और फाखरा उसे अपने साथ ले गईं और एक को पार्लर जाना था और दूसरी को टेलर के पास। दोनों के काम से फारग होकर शाम को घर पहुंचा और उस वक्त तक मलका लाहौर से वापस आ चुकी थी और वह कमरे में मौजूद थी और सो रही थी। चांदनी ने उन दोनों के आते ही आबर के तासरा से आगाह कर दिया था और मलका ने खामोश निगाहों से बाप की तरफ देखा। डॉक्टर निशात ने उसकी पेशानी महसूस करते हुए कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं आबर को संभाल लूँगा, जाओ तुम जाकर सो जाओ। और फिर ऐसा ही हुआ। आबर शाइस्ता और फाखरा साथ घर में दाखिल हुआ तो उसने आबर को कमरे में जाने से पहले रोक लिया और वो उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया और कमरे में उसने वक्त कोई ना था और चांदनी लॉन्ज में बैठी हुई थी। बेटा आबर, मुझसे गलती हो गई और मैं मलका को तुम्हारी इजाज़त के बगैर लाहौर ले गया था और सुना है कि तुम नाराज़ हो। भाई इसमें मलका का कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है और मुझे माफ़ कर दो। और डॉक्टर निशात ने यह कहते हुए उसके सामने हाथ जोड़ लिए। आबर फ़ौरन पिघल गया और उसने तेज़ी से आगे बढ़कर डॉक्टर निशात के हाथ पकड़ लिए। जी आप क्या कर रहे हैं अंकल, मुझे इस तरह शर्मिंदा ना करें। और मलका अपने बाप के साथ गई थी, किसी गैर के साथ नहीं। अब उसके आगे ये डॉक्टर निशात का नया रूप था और वह गधे को बाप बनाना जानता था और उस घर दामाद को दादा बनाना भी आता था।
उसने आबर के सामने हाथ जोड़कर क्या माफ़ी मांगी। आबर को अपना बेदाम गुलाम बना लिया और आबर उसके आगे पीछे दुम हिलाता फिरता और डॉक्टर नौशाद का कुत्ता घर का ना घाट का। एक दिन डॉक्टर नौशाद सुबह ही सुबह उसके कमरे में आ गया और वो इस कमरे में कम आता था। उसे आबर से कोई बात करना होती तो वो ज़्यादातर ड्राइंग रूम में करता था। दस्तक देने पर मलका ने दरवाज़ा खोला और बाप को सामने पाकर एक तरफ हट गई। डॉक्टर नौशाद ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, आबर साहब सो रहे हैं। नहीं अबू, जाग रहे हैं, अभी उठे हैं, मलका ने बताया। और डॉक्टर नौशाद को अपने कमरे में दाखिल होता देखकर आबर बेड पर उठकर बैठ गया। बेटा, मुझे आपसे एक बात करना थी। जी अंकल फरमाइए, आबर मुस्तैद हो गया। मलका को एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा है, आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। क्या चांस अंकल? आबर ने पूछा और मैं समझा नहीं। एक बड़ी फर्म के मालिक को लेडी सेक्रेटरी की ज़रूरत है, तनख्वाह बहुत अच्छी है और मैंने सोचा कि किसी और को मुलाजमत दिलवाने से बेहतर नहीं कि हम अपनी मलका को ये नौकरी दिलवा दें। काम कोई ख़ास नहीं, डॉक्टर नौशाद ने बताया। अंकल आप मलका से पूछ लें, ये अभी पढ़ रही हैं। मलका से मैंने पूछ लिया है। और डॉक्टर नौशाद सामने खड़ी मलका की तरफ देखते हुए बोला, अच्छी मुलाजमत है और ऐसा चांस मुश्किल ही से मिलता है। और पढ़ाई का क्या है, प्राइवेट इम्तहान दे लेगी। क्यों मलका? जी अबू ठीक है। और मलका ने हस्बे आदत मुख्तर सा जवाब दिया और कमरे से चली गई। अब आबर के पास इनकार की कोई वजह मौजूद ना थी, लिहाजा उसने ना चाहते हुए भी इजाज़त दे दी। दूसरे दिन मलका को गाड़ी लेने आ गई और ये फिल्म के सरबराह की गाड़ी थी। बावर्दी शोफर ने मलका को रीटा के कमरे तक पहुंचाया और सर झुकाकर बाहर निकल गया। रीटा एक 40 साल बावकार औरत थी और इस फिल्म में काफ़ी अरसे से थी। वो अपने बाप फराज यूस की रग रग से वाकिफ थी और वो मैनेजिंग डायरेक्टर के अहदे पर फायज थी। उसने कमरे में दाखिल होती हुई क्या हसीन क़यामत को गहरी नज़र से देखा और मैंने खेत अंदाज में मुस्कुरा दी। मेरा नाम मलका है और मलका नौशाद, मैं डॉक्टर नौशाद की बेटी हूँ। मलका ने अपना तारफ़ कराया। आप तशरीफ़ रखिए। और रीटा ने मुस्कुराते हुए नरम लहजे में कहा, आप किस सिलसिले में आई हैं? मुलाजमत के लिए और लेडी सेक्रेटरी की हैसियत से, मलका ने निपा तुला जवाब दिया। अच्छा बैठिए, मैं चीफ से बात करती हूँ। और ये कहकर रीटा उठ गई और उसने अपने साथ 2-3 फाइलें भी ले लीं और खट खट करती बाहर जाने की बजाय एक अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई और उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और अंदर चली गई। फराज यूनुस टेलीफोन पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। उसने रीटा को देखकर हाथ के इशारे से बैठने को कहा और अपनी गुफ्तगू जारी रखी। रीटा अपने बास को बगौर देखती रही और वह छोटे कद, गोल चेहरे और सांवले रंग का एक शातिर शख्स था। उम्र 50-55 से ज़ायद ना थी और सीने और हाथ पर काले घने बाल थे। आंखें छोटी मगर उनमें कोई चीज़ ऐसी थी जो सामने वाले को मुतासर करती थी। फराज यूनुस ने अचानक अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया और कुर्सी घुमाकर रीटा की तरफ देखा और इंतहाई संजीदगी से पूछा, वो आ गई है क्या? जी वो आ गई, मलका हुसन। और रीटा की आंखों में चमक आ गई। वेरी गुड, अच्छा कहा, और इसका मतलब है कि तुम्हें हमारा इंतखाब पसंद आया। फराज यूनुस ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। जी, इस मर्तबा आपने खासा ऊंचा हाथ मारा है। कहाँ मिली ये सुनामी आपको? और रीटा ने बड़े पुरसकून अंदाज में सवाल किया। एक तकरीब में और वहाँ डॉक्टर नौशाद मौजूद था। और तुम डॉक्टर नौशाद को तो जानती हो ना? फराज ने पूछा। जी बहुत अच्छी तरह। और रीटा की पेशानी पर बल पड़ गए। ये लड़की जब मुझे नज़र आई तो मैंने डॉक्टर नौशाद से उसे अपनी सेक्रेटरी बनाने की बात की और वह बोला, सर कोई मसला नहीं और ये अपनी बेटी है। इस तरह से मामला मज़ीद आसान हो गया था। और डॉक्टर नौशाद को तो तुम जानती हो ना? वो हंसा। जी बहुत अच्छी तरह। और रीटा ने इस बार फराज को मैंने खेत अंदाज में देखा। वो बता रहा था कि उसकी अनकरीब शादी होने वाली है। फराज यूनुस ने कहा। शादी तो रुकवाई जा सकती है, रीटा ने सवाल के अंदाज में जवाब दिया। हाँ क्यों नहीं, फराज यूनुस ने कहा। और रीटा उसका अबू अपॉइंटमेंट लेटर टैप कर करा दो और उसे अंदर भेज दो। जी बहुत अच्छा। और रीटा फाइलें उसके सामने छोड़कर उठ गई। मलका को उसी दिन भारी मुआवजे पर तकर्ररनामा मिल गया और उसे फराज यूनुस की गाड़ी रोज़ लेने आने लगी और दफ्तर जाने लगी। और मलका के औकात के कार 9 बजे से 4 बजे तक थे और दफ्तर में कुछ काम ना था, बस बैठना ही था। और एक तरह से मलका रीटा के मातहत काम कर रही थी और वो उसे 2-4 फाइलें देकर अंदर भेज देती और फिर ये भूल जाती कि मलका कहाँ है। लेकिन आबर नहीं भूल पा रहा था। और जब से मलका ने नौकरी की थी मलका के अंदाज़ व अतवार बदल गए थे। वो एक मॉडल बन गई थी और जदीद अंदाज के कपड़े, कीमती परफ्यूम, बेहतरीन मेकअप और जुल्फ़ों में पड़ते पीछो खम। और वो आए दिन पार्लर में बैठी रहती और घर में भी होती तो आईने के रूबरू होती और करीब होते हुए भी वो उससे दूर हो गई थी।
ایک شام جب دفتر سے لوٹی تو کمرے میں آبر موجود تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا یاد ماضی میں گم تھا اور ملکہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بڑے رسمی انداز میں آبر کی طرف دیکھے بنا ہیلو کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر آئینے پر ڈالی اور پھر اپنے بیگ سے ایک مخملی ڈبہ نکالا اور اسے کھول کر جائزہ لیا اور پھر اس میں موجود ہیرے سے مزین لاکڑ کو نکالا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے حسین گردن میں پہن لیا اور اس کی گردن سج گئی۔ ابھی وہ گردن میں پڑے لاکڑ کو بڑی مہیے سے دیکھ رہی تھی کہ آبر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور ملکہ نے اسے دیکھنے کے باوجود نہ دیکھا۔ تب آبر نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شکوے بھرے انداز میں پوچھا، کہاں ہو تم؟ اور تمہارے سامنے؟ ملکہ نے حسب معمول مختصر جواب دیا، آج کل تو میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہیں ہوتی، اور پھر کہاں ہوتی ہوں؟ ملکہ نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ میں نہیں جانتا، اور آبر کے لہجے میں دکھ سمٹ آیا۔ شادی کر کے پچھتا تو نہیں رہے؟ ملکہ نے پوچھا۔ پچھتا تو نہیں رہا، البتہ پریشان ضرور ہوں۔ یاد ہے نا ایک دن جب آپ نے مجھ پر مر مٹنے کی بات کی تھی تو میں نے کیا کہا تھا؟ اور اسے یاد تو آ گیا تھا، لیکن وہ اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے جانے بغیر مر مٹے، اور یاد آیا؟ اور ملکہ نے گلے سے لاکٹ نکال کر ڈبے میں رکھا۔ ہاں یاد آیا، اور اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ جواب میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کیا جاننا، جیسی بھی ہو میری ہو، اور یاد آیا کہ وہ مخملی ڈبہ الماری میں رکھ کر واپس پلٹی۔ ہاں یاد آیا، آبر نے اقرار کیا۔ تو پھر آپ پریشانی کیسی؟ اور میں جیسی بھی ہوں آپ کی ہوں، اور ملکہ کسی خوشبو کی طرح اس پر چھاتے ہوئے بولی۔ چند لمحوں کے لیے آبر اپنا آپ بھول گیا، اور جب خوشبو کا جھونکا پاس سے گزر گیا تو وہ حواسوں میں آیا اور اس نے ملکہ کو واش روم کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اور پتہ نہیں ملکہ، مجھے جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بدل رہا ہے۔ کچھ نہیں بدلا آبر، آپ پریشان نہ ہوں، اور یہ نوکری میں آپ کے لیے کر رہی ہوں، جس طرح چاہیں عیش کریں۔ اور ملکہ نے واش روم جاتے جاتے پلٹ کر کہا، اور پھر واش روم میں جا کر دروازہ کھٹاک سے بند کر لیا۔ آبر کو اس کی یہ بات عجیب سی لگی اور اس پر یکدم منکشف ہوا کہ وہ کیا سے کیا ہو گیا تھا، اور اپنا گھر چھوڑ کر گھر داماد بنا، اور اب وہ بیوی کی کمائی کھانے والا بن گیا تھا۔ اگر وہ خود نہیں بنا تو بنا دیا گیا تھا، اور اس کی محبت اپنی جگہ تھی، وہ نہیں بدلا تھا، لیکن وہ ملکہ وہ نہیں رہی تھی۔ ان کے درمیان کوئی آ گیا تھا۔ جب ملکہ واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے فریش ہو کر باہر نکلی تو آبر نے سوال کیا، یہ لاکر تمہیں کس نے دیا؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ اور ملکہ نے بے نیازی سے پوچھا۔ جانتا تو پوچھتا کیوں؟ میرے باس نے۔ اور ملکہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، تم اس کی پرسنل سیکرٹری ہو یا پرسنل ہو گئی ہو؟ آبر کے لہجے میں تلخی اور آئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا بن گئی ہوں، اور اتنا جانتی ہوں کہ جو بنی ہوں اپنی مرضی سے نہیں بنی ہوں۔ اور ملکہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا،